नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन और सियासी गलियारे में एक बार फिर से आज आपको रूबरू कराएंगे प्रदेश की हर सियासी गतिविधि से, हर सियासी हलचल से हम आपको रूबरू कराएंगे, आपको समझाएंगे, आपको बताएंगे कि आखिर प्रदेश में सियासी गलियारे में किस तरीके से हलचल हो रही है, कौन सी पार्टी किस पर आरोप लगा रही है, किस पार्टी के अंदर ही कुछ अलग ही सुगबुगाहट देखने को मिल रही है, कहां धुआं है, कहां आग है। इन तमाम चीजों से हम आपको रूबरू कराएंगे अपने इस खास कार्यक्रम सियासी गलियारे में। तो अगले आधे घंटे तक सियासी गलियारे में ही हमारे साथ टहलिए और राजनीतिक उथल पुथल का लुत्फ उठाइए। सियासी गलियारे की आज शुरुआत करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की खबर से। ओम प्रकाश धनखड़ दिल्ली के दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की। उन्होंने केंद्रीय नेताओं से शिष्टाचार मुलाकात की। धनखड़ ने केंद्रीय नेताओं के साथ हरियाणा के राजनीतिक हालात के बारे में चर्चा की। अमित शाह ने धनखड़ को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभालने पर बधाई दी। आपको बता दें कि ओम प्रकाश धनखड़ ने वीरवार को रोहतक के पार्टी कार्यालय पर औपचारिक तौर पर अपना कार्यभार संभाला था। तो वहीं ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि 29 जुलाई से प्रदेश का वो दौरा करेंगे। हिसार से इसकी शुरुआत होगी। सभी जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक करेंगे। मीटिंग के बाद नई टीम तैयार की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने बड़ौदा उपचुनाव पर यह कहा कि कांग्रेस के लिए चुनौती है, बीजेपी के लिए ये अवसर है। टीम की तरफ भी जल्दी बढ़ जाएंगे, तो इसलिए काम पहला यही है कि टीम बने और उस नई टीम के साथ नया जोश और पुराना होश। बीजेपी का संविधान भी कहता है कि नए लोग आने चाहिए। ऐसा है कि पहली बात तो यह है कि चुनौती ये भूपेंद्र जी हुड्डा के लिए है, क्योंकि उनकी सीट थी और कैंडिडेट उनके बहुत निकट के थे, श्री कृष्ण हुड्डा जी। हमारे लिए तो जींद की तरह से ये अवसर बन रहा है, तो उनके लिए बचाना चैलेंज है, लिटमस टेस्ट उनका है। हम उसमें आगे बढ़ पाते हैं तो हमारे लिए ये अचीवमेंट होगी, एक अवसर हमारे लिए आया है। उनके लिए चुनौती, हमारे लिए एक अवसर। ये बयान काफी हद तक सही भी है, लेकिन इस बयान के दूसरे पहलू पर अगर हम नजर डालें तो ये पहलू बताता है कि अगर भारतीय जनता हार गई तो फिर कहीं कवर अप करने के लिए तो ये स्टेटमेंट अभी से एक बुनियाद, एक नींव तो नहीं बिछाई जा रही है। खैर, अब आज की सियासी गलियारे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष पद पर ओम प्रकाश धनखड़ की ताजपोशी से अहिरवाल की सियासत बदल सकती है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि धनखड़ के प्रदेश अध्यक्ष बनने से राव इंद्रजीत के विरोधियों के अच्छे दिन आ सकते हैं। अब उनको भी पार्टी में अपनी स्थिति बेहतर होने की उम्मीद दिख रही है। देखिए रिपोर्ट। धनखड़ की ताजपोशी बदलेगी अहिरवाल की सियासत। नए प्रदेश अध्यक्ष की टीम कैसे तोड़ेगी चक्रव्यूह। अहिरवाल की राजनीति कैसे साधेंगे ओपी धनखड़। अहिरवाल की सियासत में कौन राजा कौन महाराजा, यही होता रहता है, कभी खुले मंच पर तो कभी रंगमंच पर। आपने अहिरवाल के नेताओं के ऐसे अलग अलग बगावती बयान काफी बार सुने होंगे। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ औपचारिक तौर पर कार्यभार संभाल चुके हैं। अब उनके सामने न सिर्फ संगठन को और मजबूती देने की चुनौती होगी, बल्कि अहिरवाल की सियासत को साधने का भी चैलेंज होगा, क्योंकि माना जा रहा है कि धनखड़ की ताजपोशी के बाद अब अहिरवाल की राजनीति की दिशा बदल सकती है। अहिरवाल के उपेक्षित नेताओं का होगा सम्मान। धनखड़ से उपेक्षित नेताओं को काफी अपेक्षा। मनमुटाव को मिटाएंगे ओम प्रकाश धनखड़। अब तक तो यह माना जा रहा है कि अहिरवाल में सिर्फ राव इंद्रजीत के मुताबिक ही राजनीति होती आई है, और जो राव इंद्रजीत के साथ नहीं है उनका हमेशा यह आरोप भी रहा है
कि उनकी उपेक्षा होती रही है, लेकिन अब उनको पार्टी में अपनी स्थिति बेहतर होने की उम्मीद है, क्योंकि शायद मूल जानना कठिन है वीरों का और सियासत में शूरवीरों का। अब उपेक्षित नेताओं को पार्टी में सम्मान मिलने की काफी आशा है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के कई राजनीतिक विरोधी धनखड़ की टीम में जा सकते हैं, जिनको प्रदेश स्तर पर जिम्मेदारी मिल सकती है। अनबन का तोड़ निकालेंगे अनुभवी धनखड़। राव वर्सेस एंटी राव के तराजू को कर पाएंगे बैलेंस। राजनीति का लंबा अनुभव रखने वाले धनखड़ के सामने राव अपने विरोधियों के बीच संतुलन बनाना बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि अहिरवाल क्षेत्र में राव वर्सेस एंटी राव की सियासत भी काफी समय पहले जन्म ले चुकी है। अहिरवाल के नेताओं में अनबन को काफी बार देखने को मिला है, लेकिन ज्यादा पीछे ना जाएं तो विधानसभा चुनाव 2019 में टिकट बंटवारे को ही याद कर लीजिए, जब पूरे प्रदेश की सीटों पर उम्मीदवार उतारे जा चुके थे, तो कुछ सीटों पर टिकट वितरण में असमंजस की स्थिति थी, जिनमें राव इंद्रजीत का गृह क्षेत्र रेवाड़ी और 2014 में जीतने वाले राव नरबीर की बादशाहपुर सीट थी। इन सीटों पर पेच फंसा था और अंत में आलम यह हुआ कि बादशाहपुर से राव नरबीर की टिकट कट गई, जबकि रेवाड़ी से राव इंद्रजीत के समर्थक को ही बीजेपी की टिकट मिली थी। अहिरवाल में कैसे तालमेल बैठाएंगे धनखड़? मनभेद या मतभेद का कैसे करेंगे सुलह? माना जा रहा है कि अगर राव इंद्रजीत के विरोधियों को गले नहीं लगाया गया तो इनमें दूसरे दलों से आए कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हुड्डा को गले लगा सकते हैं। इनको साध कर रखना ओम प्रकाश धनखड़ के लिए चुनौती है। राव इंद्रजीत के विरोधियों को पार्टी में प्रदेश स्तरीय जिम्मेदारी दी जा सकती है। कुछ तो है शायद जो अहिरवाल में कद्दावर नेता माने जाने वाले राव इंद्रजीत ने अब तक नवनियुक्त ओपी धनखड़ को बधाई तक नहीं दी है, बल्कि पार्टी के कई उपेक्षित नेता उनको बधाई दे चुके हैं, जिसके कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्रीय राज्य मंत्री और अहिरवाल के बड़े नेता राव इंद्रजीत के विरोधियों को सम्मान दिया जा सकता है। इतना ही नहीं, राव इंद्रजीत सिंह ने हाल ही में राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने वाले बीजेपी के रामचंद्र जांगड़ा को बधाई न देकर अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा को बधाई दी। खैर, कोई बात नहीं, संकेत भी है, चुनौती भी है और चैलेंज भी। बीजेपी कहती है कि हर चुनौती एक अवसर लेकर आती है, तो देखते हैं बीजेपी के लिए अहिरवाल एक अवसर लेकर आता है या चुनौतियों से ही लड़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी, बहुत ही अहमियत रखने वाली ये रिपोर्ट है और उसके साथ साथ एक रिपोर्ट और आपके लिए लेकर के आए हैं, क्योंकि आप सियासी गलियारे में हैं तो आपके लिए कुछ ना कुछ खास जरूर होता है, हर दिन होता है। सियासत में दरअसल सब इशारों में होता है। ठीक वैसे ही एक और संस्करण हुआ हरियाणा की सियासत में, जो राव इंद्रजीत से जुड़ा हुआ है। दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा को बधाई देकर रामचंद्र जांगड़ा को शुभकामनाएं न देना काफी सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि दोनों ही सांसद एक ही प्रदेश से, एक अपनी पार्टी का, एक दूसरी पार्टी के, लेकिन दूसरी पार्टी के सांसद को शुभकामनाएं, अपनी पार्टी के सांसद को नजरअंदाज। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा की राजनीति में बधाई पर लड़ाई। अपनों को छोड़ गैरों को शुभकामनाएं। दल अलग, बधाई अलग और मायने अलग। 1968 में आई थी एक फिल्म आंखें, जिसके एक गीत के बोल थे, अपनों पर सितम, गैरों पर करम। आज 52 साल बाद इसके बोल सच्चाई की जमीन पर उतरते नजर आ रहे हैं। इस फिल्म के नायक थे धर्मेंद्र और इस सियासत की मौजूदा कहानी के मुख्य किरदार के रूप में हैं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत। दरअसल हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने शपथ ली। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी शपथ ग्रहण की और यहीं से शुरू हो गई वो हलचल जो प्रदेश की राजनीति पर सीधे तौर पर असर डालती है, क्योंकि बीजेपी के राव इंद्रजीत ने अपनों को छोड़कर, यानी कि बीजेपी की राज्यसभा सांसद को छोड़कर सिर्फ कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा को बधाई दी। हो सकता है होगी दोस्ती आपकी दीपेंद्र हुड्डा के साथ, क्योंकि आप भी 6 साल पहले तक कांग्रेस में ही थे, लेकिन हम तो आपके ट्विटर पर यह खंगालते रह गए कि कहीं आपने अपनी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा को बधाई दी है क्या। देखा, बहुत देखा, इंतजार भी किया कि शायद दीपेंद्र हुड्डा के बाद
आप उनको ट्विटर पर बधाई दे दें, लेकिन वक्त बीतता गया और जन्म ले लिया सियासत के एक और नए अध्याय ने, क्योंकि आपने अपनी पुरानी पार्टी के नेता को तो बधाई दे दी, लेकिन हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा को बधाई नहीं दी। इससे सवाल तो बहुत खड़े होते हैं, क्योंकि आपने बीजेपी के सिंधिया को भी बधाई दी, लेकिन जांगड़ा को नजरअंदाज कर दिया। जांगड़ा को नजरअंदाज किया या हो गए? क्या राव हरियाणा बीजेपी से नाराज हैं? क्या राव की पसंद कोई और थे? दीपेंद्र को बधाई का मकसद क्या? होंगे सवाल खड़े जरूर होंगे, क्योंकि 22 जुलाई को आपने करीब 25 ट्वीट किए और शपथ लेने वाले राज्यसभा सदस्यों को बधाई देते हुए ही ट्वीट्स का दौर शुरू हुआ, लेकिन रामचंद्र जांगड़ा का नामो निशान नहीं मिला। 25 ट्वीट्स के बाद एक और दौर आया, क्योंकि 23 जुलाई को हरियाणा बीजेपी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की ताजपोशी हुई। हमने फिर खंगालना शुरू किया आपका ट्विटर हैंडल और 24 घंटे इंतजार करने के बाद भी आपका प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के लिए कोई बधाई संदेश नहीं आया। सीएम से लेकर प्रदेश के तमाम मंत्री, केंद्र के भी कई मंत्रियों ने धनखड़ को बधाई दी, लेकिन राव इंद्रजीत के ट्विटर पर धनखड़ का जिक्र तक न हुआ। अब आप ही बताइए इसे क्या कहा जाए? बधाई देना या ना देना तो अलग बात है, लेकिन बस राजनीति के गलियारों में शंका यही है कि एक जगह सिर्फ दीपेंद्र को बधाई, बीजेपी के राज्यसभा सांसद की अनदेखी, दूसरी जगह प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अनदेखी, लेकिन दूसरी जगह जोर दिया जाए तो इंद्रजीत के विरोधी खेमे के नेता धनखड़ को ट्वीट कर बधाई देते हुए जरूर नजर आए। और भला कौन भूल सकता है विधानसभा चुनाव 2019 के ठीक बाद की वो तस्वीर जो राव नरबीर के घर पर देखी गई थी। राव इंद्रजीत विरोधी नेताओं ने हुंकार भरकर कुछ अलग ही संदेश देने की कोशिश की थी और अब कयास यही लगाए जा रहे हैं कि धनखड़ की नई टीम में गिफ्ट के तौर पर उपेक्षित नेताओं को प्रदेश स्तर पर मान सम्मान मिल सकता है। लेकिन सवाल यहाँ से भी उठता है कि दीपेंद्र हुड्डा को बधाई देने के बहाने कहीं पुराने पॉलिटिकल हाउस के प्रति प्यार तो नहीं उमड़ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी, सियासत है जनाब, और सियासत को समझना बहुत मुश्किल है। इधर हरियाणा की एक विधानसभा सीट बड़ौदा पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के साथ दंगल में उतरेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि दोनों पार्टियों में से उम्मीदवार किस दल का होगा। इस सवाल पर बीजेपी के कुछ नेता खुलकर बीजेपी का नाम ले चुके हैं, तो वहीं जेजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया जरूर आई है, लेकिन कोई उचित जवाब या फिर क्रिस्टल क्लियर आंसर मिला नहीं। बड़ौदा उपचुनाव में उम्मीदवारी पर कौन भारी? बीजेपी जेजेपी में से किसके बयान में ज्यादा भार? किस दल से होगा गठबंधन का उम्मीदवार? प्रदेश में खुद की सरकार है, बड़ौदा उपचुनाव के लिए बयानों की बयार है। बीजेपी जेजेपी उपचुनाव तो मिलकर लड़ेगी, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि उम्मीदवार किस दल का होगा। दोनों दलों की तरफ से जीत का दावा हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि दंगल में विरोधियों को पटखनी देने के लिए पहलवान किसका होगा। पार्टी कौन सा पत्ता फेंकेगी जो किंग साबित हो। एक तरफ बीजेपी की तरफ से कुछ नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ चुकी हैं, जो साफ साफ अपने उम्मीदवार का दावा कर रहे हैं। लीजिए सबसे पहले ओम प्रकाश धनखड़ का बयान सुनिए। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का स्वाभाविक रूप से एक वो कहूँगा कि मैं हक है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। हालांकि ये बयान ओम प्रकाश धनखड़ ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने से कुछ दिन पहले दिया था, लेकिन जरा और गौर से देखें तो कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल और जेपी दलाल का भी बयान सुन लीजिए, जो साफ कह रहे हैं कि उम्मीदवार बीजेपी का होगा और अगर बीजेपी का उम्मीदवार हुआ तो जीत निश्चित है। उम्मीदवार तो हमारी भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। स्वाभाविक है कि हमने वहाँ पर ज़्यादा परसेंटेज वोट लिए हैं, हमारी पार्टी का कैंडिडेट ज़्यादा मजबूत है और उनका सहयोग जरूर हम लेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है और चुनाव जब भी होगा भारतीय जनता पार्टी अगर लड़ेगी तो निश्चित तौर पर हम चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है और चुनाव जब भी होगा भारतीय जनता पार्टी अगर लड़ेगी तो निश्चित तौर पर हम चुनाव जीतेंगे।
जब ये प्रतिक्रियाएं आईं तो जेजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया भी आनी स्वाभाविक थी और प्रतिक्रिया आई भी जेजेपी संरक्षक अजय चौटाला की तरफ से। उन्होंने कहा कि किसी के कुछ कहने से नहीं होता, फैसला आलाकमान करेगा। नहीं, जब बीजेपी का समझौता है आपकी पार्टी के साथ और वो खुद ये कह रहे हैं कि इस सीट पर बीजेपी का किसी के कहने से नहीं, पार्टी हाईकमान निर्णय करती है। यानी बीजेपी की प्रतिक्रिया के बाद जेजेपी खेमे में खलबली है। तभी तो अजय चौटाला ने सीधे कहा कि किसी के कहने से कुछ नहीं होता। इतना ही नहीं, अब तो दुष्यंत चौटाला से भी जब यह सवाल किया गया तो उन्होंने भी चुप्पी साध ली और बस इतना कहा कि उपचुनाव मिलकर लड़ेंगे। और निरंतर चाहे मेरे द्वारा कहा गया, चाहे मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया, दोनों संगठन मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे। निर्णय क्या होगा, कौन लड़ेगा, ये आने वाले भविष्य में मिलकर लिया जाएगा। ये तो हमें भी पता है सर, लेकिन पेच फंसा है शायद उम्मीदवार पर, तभी आपकी तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा। होगा, ये भी तय होगा, इंतजार कीजिए, सब तय होगा, क्योंकि राजनीतिक दल समय और स्थिति देखकर पॉलिटिकल पारियों को समझकर ही तय करते हैं। अभी इंतजार है कि उम्मीदवार किस दल का होगा, लेकिन बाद में यह भी महत्व रखेगा कि पत्ता इक्का फेंका जाए, नहले पे दहला मारा जाए या सीधे किंग को रिंग में उतारा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वहीं बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने क्या कहा, सुन लीजिए। बहुत दिलचस्प बात कही उन्होंने। ये बयान हम आपको सुनाना जरूर चाहेंगे कि आखिर क्या कुछ कहा है उन्होंने, क्योंकि वो भी सीधे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की बात यहां पर करते नजर आ रहे हैं। इधर हरियाणा में रजिस्ट्री रोकने पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रदेश सरकार से कई सवाल करते हुए हमला बोला। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कुछ खामियों की शिकायत मिल रही है, जिसके चलते यह फैसला लिया गया है, जल्द ही सब कुछ दुरुस्त कर लिया जाएगा। क्या खट्टर सरकार रजिस्ट्री घोटाले की जांच पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से करवाने को तैयार है? क्या मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर सामने आकर सारे तथ्य हरियाणा की जनता से साझा करेंगे या फिर रजिस्ट्री घोटाले को भी शराब घोटाले की तरह ठंडे बस्ते में डाल मनोहर लाल खट्टर जी सामने आकर पूरा जवाब देंगे? रजिस्ट्रेशन का काम है, वो निर्बाध तरीके से हो, किसी प्रकार की कोई शिकायत ना आए, ऐसा एक कार्यक्रम तय किया गया है। और उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए सभी विभागों के जितने सॉफ्टवेयर है, उसको मिलाने के लिए एक 10 दिन के समय की आवश्यकता थी। इसलिए हमने अभी 21 तारीख से रजिस्ट्रेशन से बंद की है और 14 दिन के बाद रजिस्ट्रेशन खुले रूप से दोबारा से होगी। तो वहीं प्रदेश में रजिस्ट्री रोकने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी कहा कि रजिस्ट्री रोकने के मामले को घोटाला कहना सही नहीं है। इस मामले पर सरकार ने खुद संज्ञान लिया है और पारदर्शिता के लिए ये कदम उठाए गए हैं। देखिए, एक तो कई बार शब्दावली प्रयोग में क्या होता है कि बड़े से बड़ा शब्द प्रयोग करो। मुझे लगता है कि इस न्यूज में भी उस तरह से ये सरकार का सेल्फ इनिशिएटिव है, किसी और का नहीं है। किसी सुरजेवाला जी का कोई ट्वीट नहीं था उससे पहले, ना कोई घटना थी, ना कोई बात थी। सरकार ने खुद संज्ञान लिया कि कुछ मामलों में एनओसी देने के मामलों में, बाकी मामलों में अभी भी सरकार का पहले ही प्रयास था कि रजिस्ट्रियां पारदर्शी तरीके से हों। कुछ कमियां नज़र आई हैं, तो उन्हीं को दुरुस्त करने के लिए इसको ठीक कर रहे हैं। ये हमारा अपना प्रयास है, लगातार अच्छाई की तरफ बढ़ना, ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़ना। तो नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया है। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पिछली सरकारों के मुताबिक अपराध काफी कम हुआ है, रेगुलर होने वाली घटनाओं को नहीं रोका जा सकता, पुलिस को हर तरीके से सशक्त बनाया जा रहा है। कानून व्यवस्था नाम की तो कोई चीज प्रदेश में है ही नहीं। जो प्रदेश पर प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 का प्रदेश था, वो आज क्राइम में, अपराध में नंबर 1 हो रहा है। कितने डाके, 3-4 मर्डर रोज के, रेप इतने ही, और छीना झपटी, बैंकों के लॉकर लूटे जा रहे हैं और अपराधी खुली छाती तान चलते रहते हैं। एक रेगुलर वे में जिस प्रकार की घटनाएं होती हैं वो समाज में एकदम जीरो तो संभव है नहीं, किया नहीं जा सकता है।
लेकिन जितनी घटनाएं पहले होती थी उससे कहीं ना कहीं सुधार हुआ है, उसमें कुछ ना कुछ कमी आई है। और मैं समझता हूं कि हमने अपनी पुलिस फोर्स को मजबूत किया है, उसमें मॉडर्नाइजेशन के सारे जी हाँ, तो सियासत की तमाम अपडेट्स, तमाम हलचल, तमाम खबरों के साथ आज का ये कार्यक्रम हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं। और ऐसे में हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा होगा, क्योंकि लगातार हम सियासत से जुड़ी हर एक अपडेट से आपको रूबरू करा रहे हैं और सिर्फ रेगुलर खबरें नहीं बल्कि तह तक जा करके आपको बताते हैं कि कहां क्या चल रहा है। आज की इस पेशकश में बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।